हेलो क्लास 10 के हिंदी मीडियम के मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी मीडियम एजुकेशन विद एसआरएफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के बारे में कल क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। हिस्ट्री के बारे में हम लोगों ने कुछ बातों के बारे में जाना, जिसमें से हमने राष्ट्र के बारे में सीखा और राष्ट्रवाद के बारे में सीखा। ये दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपका पहला चैप्टर यही चल रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है उदारवाद। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, उदारवाद। उदारवाद जो है, उदारवाद लिबरलिज्म शब्द से बना है। ठीक है, लिबरलिज्म, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लिबरलिज्म, यानी कि उदारवाद। ठीक है, तो ये जो उदारवादी लोग होते हैं, ये सभी के लिए भलाई सोचते हैं, चाहते हैं कि सभी को अधिकार मिले और सभी कानून के समक्ष समान हों। ठीक है, जैसे पहले के समय में क्या होता था कि जो लोग विशेषाधिकार वाले लोग होते थे, उनको खास तरीके का अधिकार मिला हुआ था। वो लोग टैक्स नहीं देते थे, वो लोग खाली बस टैक्स वसूल किया करते थे, टैक्स देते नहीं थे, खाली वसूल करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिबरलिज्म वर्ड है, ये लैटिन भाषा का एक मूल शब्द है लिबर। किस चीज़ से बना है ये? लिबर। लिबर का मतलब होता है आज़ादी। लिबर का मतलब क्या है? आज़ादी, यानी कि स्वतंत्रता। ठीक है, तो उदारवाद किस चीज़ के बारे में बात करता है? उदारवाद एक सोच है। उदारवाद एक सोच है, उदारवाद एक विचारधारा है। तो ये उदारवाद जो विचारधारा है, ये किस आधार पर होता है? तो इसका आधार यही है, स्वतंत्रता। तो ये क्या बोलते हैं कि उदारवाद में क्या होना चाहिए? उदारवाद में यही है कि जितने व्यक्ति हैं, चाहे छोटे हों बड़े हों, सबके लिए आज़ादी ये चाहते हैं। ठीक है, सबके लिए आज़ादी। और दूसरे नंबर पे कानून के समक्ष सभी समान हों। कानून के समक्ष समान का मतलब ये हुआ कि ये नहीं कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग कानून की धज्जियाँ उड़ाते रहें या कानून का उनसे कोई लेना देना ना हो, सिर्फ कानून छोटे लोगों के लिए हो, यानी कि कम पैसे वाले लोगों के लिए हो, ऐसा ना हो। तो उदारवाद में क्या कहते थे कि कानून के समक्ष जो है सभी समान होने चाहिए और सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यानी कि सभी आज़ाद हों। ठीक, उदारवाद के अलावा एक और शब्द है यहाँ पे, निरंकुशवाद। अब ये निरंकुशवाद क्या होता है? शब्द पे ध्यान दीजिए। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो। तो निरंकुशवाद भी एक विचारधारा है, एक तौर तरीका है। निरंकुशवाद का मतलब हुआ कि एक ऐसी सरकार हो या एक ऐसी शासन व्यवस्था हो, यानी कि एक राजा हो या ऐसी कोई सरकार हो जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, यानी कि वो जो कुछ भी करे उससे कोई सवाल न पूछे। इसको कहते हैं निरंकुशवाद। तो अगर कोई सरकार या कोई राजा इस तरीके से शासन करता है कि वो किसी के प्रति जवाबदेह ना हो, तो इसको कहते हैं निरंकुशवाद। ठीक है, यानी कि जिस पर कोई अंकुश ना हो। तो यहाँ पे जिसकी बात हो रही है कि अंकुश किस चीज पे ना हो, वो है सत्ता, यानी कि सत्ता पर अंकुश नहीं होना चाहिए, जिसको हम निरंकुशवाद कहते हैं। अगला जो टर्म है, अगला जो वर्ड है, ये है जनमत संग्रह। अब इस पे देखिए, जनमत का मतलब होता है, जन मतलब जनता, मत का मतलब उनकी इच्छा। ठीक है, मत यानी कि वो क्या सोचते हैं, किसी चीज को वो कैसे फॉर ग्रांटेड करते हैं, यानी कि वो उसे स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। संग्रह का मतलब यही हुआ, इकट्ठा करना, यानी मत का संग्रह, जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह जो होता है, ये एक मतदान है। जनमत संग्रह क्या है? एक मतदान है। मतदान में क्या होता है कि एक क्षेत्र में रह रहे जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनसे उनके सामने एक प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उनसे पूछा जाता है कि ये चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वहाँ की जनता अपना जनमत देती है, यानी कि उसे स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। अगर हाँ बोलती है तो वो जो प्रस्ताव है वो स्वीकार हो जाता है, और नहीं बोलती है तो वो अस्वीकार हो जाता है। तो जनमत का मतलब होता है जनता का किसी प्रस्ताव को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। अगला जो टर्म है वो है यूटोपिया।
क्या टर्म है? यूटोपिया, जिसको हम कल्पनादर्श बोलते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है कल्पनादर्श। अब ये कल्पनादर्श का क्या मतलब हुआ? कल्पनादर्श शब्द पे ध्यान दीजिए, जो कल्पनाओं की दुनिया हो, यानी कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी समाज की कल्पना जो समाज वास्तव में एग्जिस्ट ही न करता हो, यानी कि उस समाज का बन पाना, उस तरह की व्यवस्था का हो पाना बिल्कुल नामुमकिन हो, इसी को हम लोग कहते हैं यूटोपिया। एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श हो, यानी कि इतना, जैसे राम राज्य की कल्पना करते हैं लोग, तो राम राज्य एक आदर्श शासन व्यवस्था है, उसकी बस कल्पना की जा सकती है, उस तरीके से शासन को लाना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो इसको भी हम कहते हैं यूटोपिया। ठीक है, तो एक ऐसी शासन व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था के बारे में सोचना या उसके बारे में बात करना जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो यूटोपिया क्या है? ये कल्पना है, समाज की कल्पना। ठीक है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना है जहां पर सभी लोग सुखी हों, सभी कानून के समक्ष समान हों, सभी व्यक्तियों का समान अधिकार हो। ठीक है, ऐसे समाज की स्थापना या ऐसे समाज की कल्पना करना ये लगभग असंभव होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग यूटोपिया या कल्पनादर्श कहते हैं। अगले नंबर पे है रूमानीवाद। ठीक है, इसको इंग्लिश में रोमांटिकिज्म, ठीक है, रोमांटिकिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये रोमांस से रिलेटेड होता है, इसमें विज्ञान, तर्क वितर्क, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता। रूमानीवाद एक संस्कृति आंदोलन है। रूमानीवाद क्या है? संस्कृति आंदोलन है। इसमें लोगों को संस्कृति के आधार पर जोड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो रूमानीवाद एक संस्कृति आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। किस चीज की? राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। तो जो रोमांटिकिज्म, यानी कि रोमानी जो कलाकार और कवि थे, रोमानी कलाकार और कवि, ये तर्क वितर्क और विज्ञान पर बल न दे करके, ये तर्क वितर्क और विज्ञान पे बल न दे करके, यानी इस पर वो ध्यान नहीं देते थे। ये सिर्फ अंतर्दृष्टि, यानी कि मन में जो चीजें हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते थे। रहस्यवादी भावनाओं और अंतर्दृष्टि पर बल दिया जाता था। यानी कि रूमानीवाद के कलाकार ये तर्क वितर्क और विज्ञान पर बल देने के स्थान पर ये लोग अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर बल दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सामूहिक विरासत की अनुभूति, क्या बोलते थे कि अरे हम लोगों का जो विरासत है, हमारी जो विरासत है वो एक जैसी है, और यहाँ पे साझे सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र या धर्म बनाना चाहते थे। ये अपने सांस्कृतिक अतीत को, यानी कि पुरानी जो परंपराएं हैं, पुरानी जो सभ्यताएं हैं, उन सब चीज़ों से, उन सब चीज़ों के बारे में लोगों से बोलते थे कि अरे देखो हम लोगों का इतना पुराना नाता रिश्ता रहा है, उस समय ऐसा हुआ करता था, ऐसे हुआ करते थे हमारे पूर्वज। इन्हीं सब बातों को लेकर के लोगों को आपस में जोड़ने की बात हो रही थी कि राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए यहाँ पे कई तरह की चीज़ें हैं, उदारवाद, निरंकुशवाद, जनमत संग्रह से यानी कि जनता की बातों को लेकर चला जाए, यूटोपिया यानी कल्पनादर्श, और रोमानीवाद। तो रोमानीवाद में ये एक संस्कृति आंदोलन है जिसको सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए, सांस्कृतिक विरासत के आधार पर लोगों को जोड़ करके एक राष्ट्र के निर्माण की बात हो रही थी। तो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी थे, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी थे। इसके बाद एक शब्द आता है जुंकर्स। क्या बोलते हैं इनको? जुंकर्स। अब ये जुंकर्स क्या है? जुंकर्स वो हैं जो लूटर्स थे, यानी कि जो लूटने के नाम के लिए जाने जाते थे। यानी कि इसमें प्रूशिया में, यानी प्रशा में एक सामाजिक श्रेणी थी जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, यानी जो जिनके पास बहुत सारी जमीनें हुआ करती थी उनको जमींदार कहा जाता था। ठीक है, तो बड़े बड़े जमींदार इस चीज में शामिल थे। उन्हीं के श्रेणी को, यानी समूह को जुंकर्स क्या है? जुंकर्स एक सामाजिक श्रेणी है,
जुंकर्स क्या है, जैसे कुम्हार एक सामाजिक श्रेणी है, ठीक है। तो इसी तरीके से जुंकर्स भी एक सामाजिक श्रेणी होते हैं जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद, जो यूरोप में राष्ट्रवाद की जो लहर चली वो फ्रांस की क्रांति से शुरू हुआ था, ठीक है। और ये राष्ट्रवाद की जो भावना है ये किस वजह से जगी, इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला है निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास उठ गया था, लोग बहुत परेशान थे। उसी समय उदारवादी विचार का प्रचार चल रहा था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा ये फ्रांस की क्रांति में लग ही चुका था। और फ्रांस की क्रांति ने क्या दिया यूरोप को या पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया को फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व दिया, ठीक है। तो यूरोप में भी फ्रांस को ही देख करके स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। साथ ही साथ जैसे फ्रांस की क्रांति में जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उसी तरीके से यहाँ पे यूरोप में भी मध्य वर्ग के जो लोग हैं वो शिक्षित हुए और शिक्षा का इस्तेमाल इन्होंने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए किया। तो अगली हेडिंग आती है यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। तो इसको हम लोग याद करेंगे और अगले क्लास में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्रमिक विकास है, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो क्रमिक विकास है वो फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होता है जो 1789 में हुआ था। 1789 में क्लास 9th में आप लोगों ने फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा। क्लास 10th में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यहाँ पे नागरिक संहिता, जिसको नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं, 1804 में ये लागू हुआ। उसके बाद 1815 में वियना की संधि हुई, जिसमें वाटरलू की लड़ाई में ये नेपोलियन हार गया था। और उसके बाद वियना की संधि हुई। वियना की संधि के बाद 1848 में उदारवादियों की क्रांति हो गई कि उदारवाद के आधार पर सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें कुछ नए नए नेता आए जिन्होंने कभी जर्मनी का एकीकरण किया। तो जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 और उसी समय इटली का एकीकरण चल रहा था। एकीकरण का मतलब ये हुआ कि जो अलग अलग क्षेत्र थे सभी को मिला करके एक कर देना, यही एकीकरण कहलाता है। तो इसमें एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति हुई, नागरिक संहिता 1804, वियना की संधि 1815, उदारवादियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 और लगभग इसी समय इटली का एकीकरण भी चल रहा था 1859 से 1871, ठीक है। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें हुई जो हमारे सामने आई इतिहास में, और इतिहास में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये सब चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है जिससे हमें ये पता चले कि पहले के समय में क्या चीज़ें हुआ करती थीं और कहाँ पे गलतियाँ हुई जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट इस तरीके का है, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हिस्ट्री को पढ़ना है। और इतने जो टर्म्स आपको बताए गए, जो शब्द बताए गए हैं, उन शब्दों को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे और ढेर सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर बने रहिए। आप कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर्स को देना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।